आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सप्लोरिंग डेटा एंट्री, एडिटिंग एंड ऑटोफिल फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम डेटा को एक एक्सेल शीट पे एंटर कैसे करते हैं। किसी भी सेल में डेटा एंटर करने के लिए हम सिंपली उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसमें टाइप करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी मैं सेल नंबर C4 पे हूँ और मुझे यहाँ पे सेल्स लिखना है, तो मैं SALES लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने सेल्स लिख के एंटर प्रेस किया तो हमारा सेल सिलेक्शन C4 से C5 पे आ गया, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाले सेल पे आ गया। इससे हमें ये पता चला कि हम कुछ भी टाइप करते हैं सेल्स के अंदर, जब हम एंटर करते हैं डेटा और एंटर का की जब हम प्रेस करेंगे तो हम उसके नीचे वाले सेल पे आ जाएंगे। इसी तरह हम टाइप करने के बाद अगर टैब का की प्रेस करेंगे तो हम राइट साइड वाले सेल पे आ जाएंगे। एंटर प्रेस करने से हम नीचे जाएंगे और टैब प्रेस करने से हम राइट साइड पे आएंगे। इसके बाद हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। अब आप नोटिस करोगे कि एक्सपेंसेस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे EXPENSES होना चाहिए था, मैंने गलती से CES लिख दिया है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि हम एक्सपेंसेस को पूरी तरह से डिलीट करेंगे और फिर हम एक्सपेंसेस की करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। हम सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए इस सेल पे हम माउस से डबल क्लिक करेंगे और कर्सर को C के बाद लेके आएंगे और इसको बैक स्पेस की प्रेस करके डिलीट करेंगे और यहाँ पे S लिख देंगे और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एक्सपेंसेस हमारा करेक्ट हो गया। तो हमने ये सीखा कि अगर डेटा एंट्री में कुछ भी गलती होती है तो हमें उसे डिलीट करके ठीक नहीं करना है, हम सिंपली उसको एडिट करके ठीक कर सकते हैं। अब अगर हमें एक्सपेंसेस की जगह ओवरहेड लिखना हो तो हम इसी के ऊपर ओवरहेड टाइप कर सकते हैं और ये रीराइट हो जाएगा। हम ये नहीं करेंगे कि हम एक्सपेंसेस को पहले डिलीट करेंगे और फिर हम ओवरहेड लिखेंगे। हम एक्सपेंसेस के ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड लिख सकते हैं, तो ये रीराइट हो जाएगा। अब मान के चलिए हमारे पास कुछ एक डेटा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स का डेटा है, एक्सपेंसेस का डेटा है और हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेटेड है। अब आप देखोगे कि ये मल्टीपल मंथ्स का डेटा है, बट यहाँ पे मंथ्स लिखा हुआ नहीं है। अब इनकेस अगर हमें यहाँ पे मंथ्स लिखने हैं तो हम सिंपली टाइप करेंगे। सपोज ये जनवरी का डेटा है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे जैन। उसके बाद यहाँ पे जो ऑटोफिल कर्सर है हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते जाएंगे। जहां तक भी हम ड्रैग करेंगे ये आगे का मंथ खुद ब खुद यहाँ पे लिखने लगेगा। ये आप देखोगे कि मैंने जैन से दिसंबर तक ऑटोफिल फंक्शन यूज करके इसको फिल कर लिया है। मंथ्स के डेटा को फिल करने के लिए हमें इंडिविजुअली हर एक मंथ को टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली एक मंथ टाइप करेंगे और उसको ऑटोफिल फंक्शन से फिल कर लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे कंप्लीट मंथ लिखना हो तो मैं कंप्लीट जनवरी लिखूंगा और फिर से मैं ऑटोफिल फंक्शन को यूज करके ड्रैग कर दूंगा और ये जनवरी से दिसंबर तक सारे मंथ्स का नाम यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करोगे कि हमारे पास कुछ एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। मंथ्स के नाम है जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कुछ एक नंबर्स हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जितने भी सारे वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है वो सारे लेफ्ट अलाइंड है। ये देखो, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सारे इस कॉलम C में लेफ्ट साइड में है। और जो सारे नंबर्स हैं 200, 100, 150%, ये सारे नंबर्स राइट अलाइंड है। तो ये एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे लेफ्ट अलाइंड होते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे राइट अलाइंड होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब ड्रैग फीचर, जो ऑटोफिल फीचर है हमारा, इसके बारे में एक और पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जब हमें शॉर्ट में मंथ्स लिखना है, जैसे कि हमने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिखा, तो इसके लिए हमें फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ही मेंशन करना है, यानी कि JAN। हम JANU नहीं लिख सकते हैं, ये एक्सेल को समझ में नहीं आएगा। आप देखोगे जब मैं ऑटोफिल फंक्शन को ड्रैग कर रहा हूं तो ये JANU को ही ड्रैग कर दे रहा है पूरी तरह से। ये जनवरी फरवरी इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो ये कंसीडर कराने के लिए हमें सिर्फ 3 अल्फाबेट लिखने हैं शुरू के, JAN। हम जब JAN लिख के ड्रैग करते हैं ऑटोफिल फंक्शन को यूज करते हुए, तो ये जैन से लेकर दिसंबर तक का डेटा फिल कर देता है। अब ये ड्रैग फीचर में एक खास बात है कि हम इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो ये डेटा फिल करेगा। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ जैन लिखा, अभी मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर रहा था तो जैन से दिसंबर तक का डेटा आ गया। ये मंथ्स सारे जैन से दिसंबर तक के आगे थे। अब मैं टॉप टू बॉटम ट्रैक करूंगा फ्रॉम जैन। आप देखो मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ ये डेटा फिल कर रहा है फ्रॉम जैन टू दिसंबर। अब अगर मैं सेम चीज को अगर मैं नीचे से ऊपर ट्रैक करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे दिसंबर लिखा और मैं इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करूंगा, तो ये उल्टी डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, ये ऐसे करके जाएगा ऊपर की ओर। ये सेम चीज हम डेज ऑफ ए वीक के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मंडे, उसके बाद हम मंडे को ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से लेकर फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक लिखेगा।
इसको अगर हम राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये राइट साइड में सैटरडे संडे तक जाएगा। अगर इसको मैं हम और एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड संडे, तो ये खुद ब खुद मंडे पे आ जाएगा वापस, क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट है कि इसको पता है कि मंडे से संडे तक ही होता है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, और संडे के बाद फिर मंडे आ जाएगा। सिमिलरली मंथ्स के केस में भी एक्सेल को पता है कि जनवरी टू दिसंबर ही मंथ्स होते हैं, और उसके बाद ये फिर से जनवरी पे आ जाएगा। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, दिसंबर के बाद ये वापस से आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके शुरू हो गया। सिमिलरली जब हम सेल्स रिपोर्ट किसी कंपनी की चेक करते हैं तो यूजुअली हम क्वार्टर में बात करते हैं, यानी कि Q1 Q2। तो एक्सेल Q1 Q2 को भी समझता है। जब हम Q1 लिखते हैं Q1 और इसको ड्रैग करते हैं तो ये Q4 तक जाएगा और फिर Q1 पे आ जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगेन इसको अगर दूसरी तरह से लिखना है तो हम इसको QTR करके भी लिख सकते हैं, QTR1। अगेन मैंने 3 अल्फाबेट ही यूज किया है, QTR1 Q1, Q2, Q3, Q4। Q4 के बाद आप देखोगे ये फिर Q1 और Q2 पे आ गया। अब हम सीखेंगे डेट्स के बारे में। एक्सेल में हम डेट्स को कैसे मेंशन करते हैं। डेट को लिखने के लिए हमारे पास दो सिंबल होते हैं, एक तो स्लैश का सिंबल होता है और दूसरा डैश का सिंबल होता है। तो ये दो सिंबल है जो हम डेट डिनोट करने के लिए लिख सकते हैं। सपोज मैं डेट लिख रहा हूँ 28/12/2025। एक्सेल को ये समझ में आ गया कि मैं 28 दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। अगेन मैं 29 दिसंबर 2025 लिखूंगा तो ये 29 दिसंबर 2025 इसको समझ में आ गया। मैं स्लैश की जगह डैश भी यूज करूंगा तो इसको वही समझ में आएगा। मैं 2025 की जगह सिर्फ 25 लिखूंगा तो भी ये 2025 ही कंसिडर करेगा। डेट्स में भी अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा 28 दिसंबर के बाद तो ये 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, उसके बाद ये 1 जनवरी 2026 पे आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल को पता है कि 31 दिसंबर के बाद ये दिसंबर का महीना खत्म हो गया और ये अगेन जनवरी 2026 में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे कि हम एक्सेल में अगर गलत डेट डालते हैं तो एक्सेल वो भी हमें बता देगा कि ये डेट गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 31 दिसंबर के बाद मैंने 32 दिसंबर का डेट डाल दिया तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जो अलाइनमेंट है इसकी वो चेंज हो गई है। डेट्स की यूजुअल अलाइनमेंट राइट साइड में होती है, पर जब मैंने गलत डेट डाला तो एक्सेल इसे टेक्स्ट मान रहा है और इसको लेफ्ट साइड में अलाइन कर रखा है एक्सेल में। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये डेट गलत है। हम इसको लीप ईयर के केस में भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 29 Feb 2025 अगर हम डालते हैं तो आप देखोगे ये लेफ्ट अलाइंड है, मतलब कि ये डेट गलत है। अगर मैं 29 Feb 2024 डालूंगा तो ये डेट एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेल इस डेट को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेल को पता है कि 2024 एक लीप ईयर था, उसमें फेब में 29 दिन थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सेल का जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी 1900 से शुरू होता है। उसके पहले के कोई भी डेट एक्सेल कंसीडर नहीं करता है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, जब मैं 1 जनवरी 1900 टाइप करूंगा तो ये इसको तो डेट मानेगा, बट जब मैं 31 दिसंबर 1899 टाइप करूंगा तो ये इसको टेक्स्ट मान लेगा। ये इसको डेट नहीं मानता है, क्योंकि एक्सेल की कैलेंडर 1 जनवरी 1900 से ही शुरू होती है। अब मुझे कोई फ्यूचर डेट जानना है, आज अगर 28 तारीख है, आज से 90 दिन बाद कौन सा डेट होगा, अगर मुझे वो जानना है तो मैं सिंपली इक्वल्स टू टाइप करूंगा और इस डेट को सेलेक्ट करके मैं प्लस करूंगा और मैं 90 ऐड कर दूंगा। मतलब कि मुझे 28 दिसंबर 2025 के 90 दिन बाद का डेट अगर जानना हो तो मैं ऐसा कुछ करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि आज से 90 दिन बाद जो डेट होगी वो होगी 28 मार्च 2026 की। अब हम सीखते हैं एक्सेल में टाइम को किस तरह से लिख सकते हैं। टाइम को लिखने के लिए हमें सिंपली टाइम लिख के ए और पी अगर हम मेंशन कर देंगे तो एक्सेल को पता चल जाएगा हम एएम का बात कर रहे हैं या पीएम का बात कर रहे हैं। जैसे मैंने 3 लिख के पी लिख दिया तो एक्सेल ने उसे 3 पीएम कंसिडर कर लिया। अगर मैं 3 लिख के ए लिख देता तो ये 3 एएम कंसिडर कर लेगा। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे शुरू के डेटा की ओर, जहां पे हमने सेल्स के, एक्सपेंसेस के, प्रॉफिट के फिगर देखे थे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अब मान के चलिए अगर मुझे इसके हेडर को जैन से लेकर दिसंबर तक को अगर मुझे बोल्ड करना हो तो मैं सारे को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, बट गलती से मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया। तो इससे हुआ ये कि बोल्ड होने की बजाय ये सारा का सारा डेटा फ्रॉम जैन टू दिसंबर ये डिलीट हो गया। अब मुझे वापस से जैन टू दिसंबर लिखना पड़ेगा, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने गलती से कुछ कर दिया और मुझे उसे अंडू करना है, कि जैसे कि मैंने डिलीट किया और मैं चाह रहा था कि ये डिलीट ना हो, तो उस केस में मैं इसको अंडू कर सकता हूँ। अंडू करने के लिए हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे एक अंडू का बटन है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जैन टू दिसंबर हमारे पास फिर से आ गया। तो अंडू का फंक्शन ही है, अगर कोई भी काम हम गलती से करते हैं एक्सेल में और हमें चाहिए कि वो काम नहीं होना चाहिए था, तो हम उसको रिवर्स करने के लिए हम अंडू का बटन प्रेस करते हैं। आप नोटिस करोगे कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अंडू के नीचे मुझे एक शॉर्टकट की भी दिखती है, कंट्रोल जेड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया गलती से, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो ये वापस से अंडू हो जाएगा। अब इनकेस मुझे चाहिए था कि नहीं डिलीट ही करना था इसको, मैंने गलती से कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया या कंट्रोल जेड नहीं होना चाहिए था, अंडू नहीं करना है,
मुझे इसे वापस से रीडू करना है, मतलब डिलीट ही करना है। तो हम या तो अगेन इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर हम अंडू को रीडू कर सकते हैं, मतलब रिवर्सल को भी रिवर्स कर सकते हैं। हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये वापस से रीडू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 200 इसको मैं सपोज हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने येलो कलर से इसको फिल कर दिया। अब मुझे एक बार के लिए लगा कि यहाँ येलो कलर नहीं होना चाहिए था, तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, ये अंडू हो गया। अब मुझे फिर लग रहा है कि नहीं यार येलो कलर होना चाहिए, तो मैं इसको रीडू कर दूंगा, मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा। रीडू करने का दूसरा तरीका यहाँ पे है। जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, अंडू कर दिया, अब ये एक्टिवेट हो गया रीडू वाला, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये रीडू हो जाएगा। मुझे इन सबको बोल्ड करना हो तो मैं सारे को सेलेक्ट करूंगा और इस बी पे क्लिक करूंगा, तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा। इन सब में अगर मुझे अंडरलाइन लगानी हो तो मैं यहाँ पे यू अंडरलाइन है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा अंडरलाइन हो जाएगा। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैंने अभी तक जो भी किया वो सारा मुझे नहीं करना है, मुझे शुरू वाले डेटा पे जाना है, वापस से ये सारी एडिटिंग हटानी है, मुझे सब अंडू करना है। तो एक साथ मल्टीपल टास्क को अंडू करने के लिए हम अंडू वाले ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमने अभी तक जितने भी काम कर रखे हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आई हुई है। लास्ट 100 फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है जो मैंने यूज किए हैं, 100 कमांड। अगर मैं इन सारे कमांड को एक साथ अंडू करना चाहूँ तो मैं सारे को सेलेक्ट करूंगा और अंडू 100 एक्शंस कर सकता हूँ यहाँ पे। बट फिलहाल मुझे लास्ट के 2-3 कमांड ही अंडू करने हैं। जैसे कि ये अंडरलाइन वाला फंक्शन मुझे अंडू करना है, ये बोल्ड जो मैंने किया था उसको अंडू करना है, फॉर्मेट सेल्स को अंडू करना है। तो मैं तीनों को सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा तो ये तीनों अंडू हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। पहले पार्ट में हमने सेव और सेव एज के बारे में भी सीखा था, आज उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ऑफिस में यूजुअली ऐसा होता है कि हमें काम करने के लिए कोई फाइल दी जाती है और हम उस पे काम करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। सारे चेंजेस करने के बाद अगर हमें उस फाइल को सेव करना है तो हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, जिससे कि वो फाइल सेव हो जाती है। बट अगर वो सारा काम जो हमने उस फाइल में कर रखा है वो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर वो गलत हो गया, या फिर हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए किसी फाइल में काम कर रहे हैं और हमें उसका एक ड्राफ्ट वर्जन सेव करना है, तो उस केस में हम सेव एज का फंक्शन यूज करते हैं। हम फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और हम एक ड्राफ्ट वर्जन सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ पे सेव करना है, वो हम यहाँ ब्राउज पे जाके क्लिक करेंगे और हमें वो लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, मैं इस फाइल के नेम को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर ड्राफ्ट लिख दूंगा और सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक ही रहेगी और मैं इसे सेव कर दूंगा। तो इस केस में होगा ये कि जो ओरिजिनल फाइल थी हमारी वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई और हमने उसमें जो जो चेंज किए वो चेंज करने के बाद हमने एक नई फाइल बना के उसको सेव कर लिया। ये ऑफिस में बहुत काम आता है क्योंकि ऑफिस में आए दिन हमें कोई ना कोई फाइल पे काम करने के लिए मिलता है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल निगेटिवली इंपैक्टेड हो हमारे काम से। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप अभी तक मैंने जो कुछ भी सिखाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।